Good morning student. In last video lecture we will discuss about work and energy chapter, topic potential energy, kinetic energy and furthers, है ना. Today we will discuss about form of energy in class 9th. Class 9th subject science chapter वर्क एंड एनर्जी. यस स्टूडेंट्स, देखिए एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट्स. मोस्टली जो टॉपिक थे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों से ही बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म से रिलेटेड कुछ 1 नंबर का या आधे नंबर का क्वेश्चंस जो है आप लोगों से पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में. वैसे तो स्टूडेंट्स देखिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी जो है प्रेजेंट है ना. और लेकिन यहाँ अपन क्या करते हैं, कोर्स से रिलेटेड कुछ फ्यू टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जैसे सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्म ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी, है ना. आप लोग जानते हो सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उस लाइट को या उस सनलाइट को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सोलर एनर्जी कहते हैं. और सोलर एनर्जी का जो यूज़ अपन करते हैं स्टूडेंट्स वो 2 फॉर्म में कर सकते हैं. एक फॉर्म में तो अपन जैसे करते हैं खाना पकाने के अंदर, सोलर कुकर के अंदर कर सकते हैं. इसी तरह से सोलर एनर्जी का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है. जैसे आज अपन देखते हैं कि अपने घर बहुत सारे मकान हैं, उनकी छतों के ऊपर क्या लगाए जाते हैं, सोलर पैनल लगाए जाते हैं. और उन सोलर पैनल के थ्रू क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. कहाँ से, सनलाइट से. ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि सोलर एनर्जी, द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. यानी जो सन के थ्रू जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, जो बाहर निकल रही है, उस एनर्जी को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सोलर एनर्जी कहते हैं. देन उसके बाद है हीट एनर्जी. नॉर्मली अपन जानते हैं किसी चीज़ को गर्म करना है. अब गर्म करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो उसे कोयले के ऊपर गर्म करेंगे, या उसे अपन किसी गैस के चूल्हे पर गर्म करेंगे, या उसके लिए अपन लकड़ी को जलाएंगे. मतलब किसी न किसी तरह का अपन को बर्निंग करना पड़ेगा और वहाँ से क्या होगा, एक हीट जनरेट होगी. और हीट क्या होगी, एक टाइप की एनर्जी की फॉर्म होगी. जैसा यहाँ पे बताया हुआ है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कोल, ऑयल, गैस और वुड बर्न्स, है ना. यानी इनमें से आप किसी को भी बर्न करते हो तो एक एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी क्या कहलाती है, हीट एनर्जी कहलाती है. यहाँ पर हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है. देन उसके बाद है लाइट एनर्जी. अब स्टूडेंट देखिए अपन ने सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया. एक है लाइट एनर्जी. अच्छा, लाइट भी क्या होती है स्टूडेंट्स, अपन को एनर्जी प्रोवाइड करवा सकती है. ठीक है ना. जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन द सेंसेशन ऑफ द साइट, है ना. यानी आपको क्या करना होगा कि कोई भी एक मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, जहाँ से क्या हो रही है, लाइट का सेंसेशन हो सकता है, जहाँ से लाइट जो है प्रोड्यूस हो सकती है, बाहर निकल सकती है. तो वो सभी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ लाइट, यानी लाइट एनर्जी कहलाती है. इसमें नेचर के अंदर सन जो है वो एक ऐसा सोर्स है जहाँ से कि लाइट अपन को मिलती रहती है कंटिन्यूसली. देन उसके बाद केमिकल एनर्जी. अब केमिकल एनर्जी में क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये केमिकल एनर्जी जो है वो फ्यूल्स एनर्जी भी कहलाती है. क्यों कहलाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स की अपन बात करते हैं कि पेट्रोलियम है, डीजल है, नेचुरल गैसेज हैं, ये सारी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इन फॉसिल फ्यूल्स का अगर अपन कंपोजिशन देखते हैं तो मेनली वो किससे बने हुए होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं. उनको अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं. तो जब अपन हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो वहां से भी क्या होती है स्टूडेंट्स, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो इसीलिए इन्हें अपन केमिकल एनर्जी या फ्यूल्स एनर्जी भी कह सकते हैं. देन उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी. आप लोग सभी जानते हो अपने राजस्थान के अंदर भी रावत भाटा कोटा के अंदर जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए या न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बनाने के लिए एक प्लांट बनाया गया है रावत भाटा के अंदर. तो वहाँ स्टूडेंट्स ऐसा क्या किया जाता है, वहाँ पर जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अपन मान लेते हैं यूरेनियम. यूरेनियम एक हैवी एलिमेंट है और जब उसके न्यूक्लियस के ऊपर, उसका जो न्यूक्लियस होता है, सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस किसी भी एटम
का, और उस न्यूक्लियस के ऊपर जब क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, न्यूट्रॉन्स उसके ऊपर बौछार करवाई जाती है, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, वो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, और जब वो डिवाइड होता है, जैसे ही वो टूटता है तो एक ब्लास्ट की तरह टूटता है, और वहाँ से बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो ब्लास्ट की फॉर्म में बाहर निकलती है, और उस एनर्जी को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है, जैसे ही अपन ने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई तो जो न्यूक्लियस था वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो टूटना होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, और एक होता है फ्यूजन, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जैसे आप देखिए जो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी है वहाँ लिखा हुआ है फिजन एंड फ्यूजन, है ना। तो फ्यूजन का मीन्स तो हो गया है आपका कि ब्रेक डाउन होना, टूट जाना, और इसी तरह से फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स हो जाना, यानी कि जब मिल जाना, यानी कि जब छोटे एटम्स होंगे जब वो मिलेंगे तब भी क्या होगी, वहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी, और जब किसी हैवी एलिमेंट को तोड़ेंगे तब भी वहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी, और उस एनर्जी को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनर्जी। क्यों कह रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि वो उसके एटम के न्यूक्लियस से बाहर आ रही है, इसीलिए उसे अपन न्यूक्लियस एनर्जी कहते हैं। देन उसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स 10th क्लास के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक पूरा चैप्टर आता है जो इसी एनर्जी से बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग सिर्फ ये समझ लीजिए कि अगर क्या किया जाता है, मैग्नेट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वहाँ पर भी एक क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। तो अपन यहाँ पे सिंपल ये समझ लेते हैं, इट इज़ द जनरल नेम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी, यानी मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो जनरल नेम है उसी को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद है बायोमास एनर्जी। आप लोगों को पता ही है, छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि बायोमास यानी कि काऊ डंग, नॉर्मली अपन काऊ डंग से रिप्रेजेंट करते हैं कि काऊ डंग जो है उसके थ्रू क्या किया जाता है, एक नेचुरल गैस का फॉर्मेशन किया जाता है, और उस नेचुरल गैस को अपन क्या करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में यूज में लेते हैं। तो वहाँ स्टूडेंट्स वो कहाँ से आ रही है, बायोमास से आ रही है, काऊ डंग से आ रही है, तो उस टाइप की एनर्जी को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बायोमास एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी की, तो आपको याद रखना है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बायोमास एनर्जी, व्हाट इज़ हीट एनर्जी, व्हाट इज़ सोलर एनर्जी, व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो इनकी जो छोटी छोटी सी डिफाइन मैंने लिखी है, बिल्कुल वही डिफाइन आपको जो है एग्जाम के अंदर लिखनी होगी, ठीक है। चलिए अपन बात कर लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। आप लोग जानते हो कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, उसे ना बना सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बस उसे क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हो कि जो सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उस सनलाइट को आप हीट के फॉर्म में भी जनरेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सोलर कुकर ले लिया जाए तो सोलर एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया जा रहा है, और अगर सोलर पैनल ले लिया जाए तो सोलर एनर्जी को आपके इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी तरह से अपन बात करते हैं जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब आप यूज में लेते हैं तो क्या होता है, पंखा चलने लगेगा। इसी तरह से आपकी जो पंप है, मोटर है, वो क्या होगी, वो भी चलने लगेगी जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाओगे। तो वहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई ना कोई वर्क होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो है ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक या एनर्जी को जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बदल दिया जाता है। नॉर्मली यही होता है स्टूडेंट्स के एनर्जी जो है उसको लास्ट जो है आप लोग वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज अपन ने अभी खाना खाया है, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है जनरेट होती है। अब वो एनर्जी कौन सी है, वो केमिकल एनर्जी है, और उस केमिकल एनर्जी के थ्रू आपने क्या किया, दिन भर के अपने काम किए, जो रोज़ाना रूटीन के आप काम करते हो वो काम किए।
प्लस आपकी बॉडी भी क्या कर रही है, आपकी बॉडी की हर सेल कुछ ना कुछ काम कर रही है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना है ना, इसी तरह से रेस्पिरेशन है, इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन है, ये सभी चीज़ें है ना, ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर भी कंप्लीट हो रही है। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है। तो क्यों कम हो रही है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी उसने क्या कर दिया, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स जैसे अपन बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए अब अपन बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जो है आपका पावर। यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, मतलब फिक्स रहते हैं। यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। एनर्जी को सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर क्रिएट कर सकते हैं या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना, एंड द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद अपन इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या होती है, हमेशा कंजर्व रहती है। कैसे करेंगे अपन, अच्छा एक और बात अपन पहले ये देख लेते हैं कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसका सम जो है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फिगर बताया हुआ है, इस फिगर के थ्रू ये बताया हुआ है कि यहाँ पर अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस पर अपन ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल जो है किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। जब अपन इसे फेंकते हैं तो वो एक h ऊंचाई पर यानी h डिस्टेंस पर चला जाता है, h हाइट पर चला जाता है। जैसे यहाँ बताया हुआ है जो टोटल हाइट है वो कितनी है स्टूडेंट्स, h है, ठीक है। देन उसके बाद उसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, a और b, ठीक है। यहाँ पर एक पोजीशन अपन ने बीच में ये बता दी है C, तो अपने पास 3 पोजीशन है, एट पोजीशन A, एट पोजीशन C और एट पोजीशन B। आप ये जानते हो कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई वेलोसिटी अपन को यूज में लेनी होगी। तो जिस वेलोसिटी से अपन फेंकते हैं मान लीजिए वो वेलोसिटी है v, ठीक है। देन यहाँ तक जब पहुँचती है तो उसके लिए वेलोसिटी पॉइंट C के लिए जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, v1। और देन उसके बाद जब यहाँ पहुँच जाती है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब वो ऊपर से जो है नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही वो ऊपर से नीचे आना शुरू होती है तो यहाँ पर मान लीजिए ये इनिशियल ये वेलोसिटी है कि ऊपर से नीचे आ रही है। तो ऊपर से जब नीचे आ रही है तो वो जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, u इनिशियल वेलोसिटी, और वो क्या हो जाएगी, जीरो। यानी मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ देता हूँ तो वो क्या करेगा, नीचे आएगा। मैंने यहाँ पर कोई जो है एनर्जी नहीं लगाई है तो इसीलिए यहाँ पर u जो हो गया वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, जीरो हो गया है, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, आपको ये समझ में आया है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, A से लेकर के C तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, s है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या था, h। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर अपन माइनस कर देते हैं h माइनस s तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट A के ऊपर कितनी जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, पॉइंट C के ऊपर कितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है और पॉइंट B के ऊपर कितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। क्योंकि अपन जानते हैं कि स्टूडेंट्स होता क्या है, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे अपन इस पॉइंट पर बात करें, चाहे यहाँ बात करें, चाहे यहाँ बात करें, तीनों ही जगह पर अगर एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो मीन्स अपना ये जो लॉ है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं पॉइंट ए पर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिखा हुआ है EPA यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, mgh। तो यहाँ पर इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, mgh हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी पोजीशन है उस पोजीशन की वजह से ही एनर्जी है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, कोई वेलोसिटी है ही नहीं। तो यहाँ जो एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन की वजह से होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट ए पर वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, mgh, ठीक है ना। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है E के वो क्या हो जाएगी,
जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी मीन्स क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर लिखा है अपने टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास mgh प्लस आपका एक जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है 0। तो mgh प्लस 0 करते हैं तो क्या आ जाती है mgh, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट A पर जो टोटल एनर्जी हो रही है स्टूडेंट्स वो क्या हो रही है mgh, यानी कि ओनली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो अब अपन बात, अच्छा एक बात यहाँ अपन इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। देन उसके बाद अपन बात करते हैं पॉइंट सी की, एट सी की। व्हेन बॉडी मूव ए टू सी, यानी कि जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो जो डिस्टेंस है वो कितना है s है, और यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और यहाँ ये जो पॉइंट है c, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है v1 है। तो अपने पास एक फॉर्मूला आता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 2as। ठीक है ना, तो v स्क्वायर की जगह पर अपन क्या ले सकते हैं v1 का स्क्वायर, और u स्क्वायर की जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 2a, है ना। a की जगह पर अपन g यानी कि ग्रेविटेशन ले सकते हैं, एसेलरेशन, है ना। तो यहाँ ये भी एसेलरेशन को शो करता है, g भी ग्रेविटेशनल एसेलरेशन को शो करता है। तो अपन यहाँ पर a की जगह पर g ले लेते हैं, देन s के बजाय यहाँ पर s आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अपन देखते हैं कि v1 स्क्वायर, अगर मैं बात करता हूं तो v1 स्क्वायर माइनस 0, तो टोटल v1 रह जाएगा, v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2gs। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब यहाँ अगर मैं बात करता हूं एट पॉइंट c पर जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी E के एट c वो क्या होगा हाफ m v1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाफ m तो ऐसा का ऐसा ही वापस आ गया, और v1 के स्क्वायर की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं 2gs लिख सकते हैं। तो अपन ने यहाँ लिख दिया 2gs। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका mgs। ठीक है ना, तो यहाँ पर s क्या बताता है, डिस्टेंस को बताता है, हाइट को बताता है, और यहाँ पर mgh की तरह ही फॉर्मूला क्या बन जाएगा mgs। ठीक है, ये किसके लिए है आपका, ये है आपका किसके लिए, ये है फॉर्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए एट सी के लिए, है ना। तो यहाँ पर इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो अपन ने देख ली है क्या आई है, काइनेटिक एनर्जी आई है आपके यहाँ पर mg और s। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपन बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mg, और यहाँ पर टोटल हाइट जो है, यहाँ की डिस्टेंस अपन को निकालनी है, ये माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे अपन h माइनस s। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh माइनस s। अब इनका अपन टोटल करते हैं तो mgh माइनस s प्लस mgs। जब इसे अपन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार h इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार mg s से मल्टीप्लाई होगा। तो एक जो है mgs माइनस का हो जाएगा और एक mgs कौन सा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स mgh। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी अगर अपन देखते हैं तो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, इस जगह पर भी क्या हो जाएगी mgh हो जाएगी। यहाँ mgh हो चुकी है, यहाँ पर भी हो चुकी है। अब अपन बात कर लेते हैं एट b के ऊपर। तो ये जो एट b है, इसके लिए भी अपने पास वही फॉर्मूला है v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 2s। अब v1 स्क्वायर माइनस u की जगह पर अपन क्या ले सकते हैं 0, और ये 2as, s की जगह पर यहाँ अपन देखते हैं तो टोटल हाइट है ये h। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसकी जगह पर h ले सकते हैं। देन उसके बाद v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2gh, और देन उसके बाद अपन जब इसे सोल्व करते हैं, अच्छा ये आ गया आपका v स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर अपन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट बी के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो v स्क्वायर है, इसकी जगह पर अपन 2gh लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वापस यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और mgh बच जाएगा। ठीक है, और EPB यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी थी वो सारी किसकी वजह से थी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से थी। तो इस तरह से अपन ने देखा है स्टूडेंट्स कि यहाँ तीनों ही पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, mgh आ रही है। तो इसका मीन्स ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो बिल्कुल सही है और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो बिल्कुल सही बताता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स।